एप्लीकेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशंस जिनको हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब गिवन प्रैक्टिकल सिचुएशन से हमको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बनाना होगा और फिर उनको सॉल्व करना होगा। इस वर्ड प्रॉब्लम में दो कंडीशंस हमको दी हुई हैं। पहली कंडीशन में हमें बताया गया है कि 5 साल बाद जेकब की जो उम्र होने वाली है वो उसके बेटे से 3 गुना होने वाली है। और दूसरी कंडीशन में हमको बताया गया है कि 5 साल पहले जो जेकब की उम्र थी वो उसके बेटे से 7 गुना थी। अब इस प्रॉब्लम में हमको पता करना है कि उनकी आज की एजेस क्या हैं। तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जेकब x ईयर्स और उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं y ईयर्स। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी। अगर आज की एज हमने x मानी है तो 5 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी x + 5 ईयर्स। उसी तरीके से 5 साल के बाद जेकब के बेटे की उम्र भी चेंज होने वाली है, वो भी बढ़ने वाली है, तो उसके बेटे की उम्र हो जाएगी y + 5 ईयर्स। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन 5 साल बाद जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होने वाली है। तो मेरा पहला इक्वेशन मुझे मिल जाता है x + 5 जो कि है जेकब की एज 5 साल बाद, इट विल बी 3 times the age of his son, मतलब 3 times y + 5। तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल जाता है जो है x - 3y = 10। उसी तरह दूसरी कंडीशन के अनुसार 5 साल पहले, तो आज की एज जेकब की x ईयर्स है, तो 5 साल पहले उसकी उम्र रही होगी x - 5 ईयर्स और 5 साल पहले उसके बेटे की उम्र रही होगी y - 5 ईयर्स। तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो 5 साल पहले जेकब की उम्र अपने बेटे से 7 गुना थी। तो ये हो गई जेकब की उम्र 5 साल पहले और ये उसके बेटे की उम्र और उसका 7 गुना। इस तरीके से मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाता है जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमको मिलता है वो है x - 7y = -30। तो हमारे दोनों इक्वेशंस हमको मिल गए। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस को अगर हम देखें तो हमको दिखेगा दोनों इक्वेशंस में x है, तो यहाँ पर x को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम घटा दें तो x यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू मुझे आसानी से मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में मेरे पास बचता है -3y - -7y और राइट साइड में मेरे पास बचता है 10 - -30, जिसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 4y = 40। यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल जाती है 10। तो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो मुझे मिलता है x - 3y, y की जगह मैंने रख दिया 10 = 10। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू मुझे मिल जाती है 40। तो x मैंने माना था जेकब की प्रेजेंट एज को और y मैंने माना था उसके बेटे की प्रेजेंट एज को। तो आंसर हम लिख देंगे जेकब्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगी 40 ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज वो हो जाएगी 10 ईयर्स।
इस प्रॉब्लम में एक सिचुएशन दी हुई है कि मीना को बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करने थे। तो उन्होंने कैशियर से एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो भी आप नोट्स देंगे वो 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोट्स ही दीजिए। तो कैशियर ने उनकी बात मानी और उनको 50 और 100 रुपये वाले ही नोट दिए। अब कुल 25 नोट्स मीना को मिले। तो हमको पता करना है कि जो 2000 रुपये मीना ने विड्रॉ किए उसमें से कितने नोट 50 रुपये वाले थे और कितने नोट 100 रुपये वाले थे। हम मान लेते हैं कि जो 50 रुपये वाले नोट थे वो X हैं और जो 100 रुपये वाले नोट हैं वो Y हैं। अब 50 रुपये वाले नोट और 100 रुपये वाले नोट ये दोनों मिलाकर कुल नोट मिले मीना को 25। तो पहला इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है कि X प्लस Y यानी 50 रुपये वाले नोट प्लस 100 रुपये वाले नोट ये टोटल मिला के होते हैं 25 नोट। अब उसी प्रकार जो पैसा मीना को मिला 2000 रुपये उसमें से कुछ पैसा 50 रुपये वाले नोटों में था और कुछ पैसा 100 रुपये वाले नोटों में था। तो अमाउंट ऑफ मनी जो कि 50 रुपये वाले नोट की शक्ल में था वो होना चाहिए 50 इंटू नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ 100 रुपीज नोट्स, तो ये हो जाएगा 100Y, क्योंकि Y नोट्स थे 100 रुपये वाले और वैल्यू होती है एक नोट की 100 रुपये। टोटल अमाउंट जो मीना ने निकाला वो था 2000 रुपये। इसका मतलब कुछ अमाउंट जो 50 रुपये वाली नोट्स में निकाला, कुछ अमाउंट जो 100 रुपये वाली नोट्स में निकाला, इन दोनों का टोटल होता है 2000 रुपये। तो यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाता है जो कि है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में हमने 50 कॉमन निकाल दिया, हमारे पास ब्रैकेट में बचता है x प्लस 2y। तो इसको 50 को हम दूसरे साइड भेज देते हैं। तो इक्वेशन जो हमारा दूसरा हमको मिल जाता है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो दोनों इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें तो हम आराम से x को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को घटा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से। हमारे पास बचता है 2y माइनस y लेफ्ट साइड में और 40 माइनस 25 बचता है राइट साइड में। तो यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाती है 15। पहला आंसर हमारा आ चुका है। इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको मिल जाता है x प्लस y। तो y की जगह आ गया 15। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। यहाँ से x की भी वैल्यू मुझे मिल जाती है जो कि है 10। तो हमने x माना था 50 रुपये वाले नोटों को, वो हमको मिल जाते हैं 10, और y हमने माना था 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, वो हो जाती है 15। एक लाइब्रेरी है जहाँ किताबें किराए पे दी जाती हैं। तो वहाँ पर पहले 3 दिन का किराया फिक्स्ड है और उसके बाद हर दिन के हिसाब से एडिशनल चार्जेस लिए जाते हैं। तो सरिता ने 27 रुपये पे किए कुल एक किताब के लिए जो उसने अपने पास 7 दिन तक रखी थी। उसी तरह कविता ने 21 रुपये बिल पे किया एक किताब के लिए जो उसने 5 दिन अपने पास रखी। हमें पता करना है कि उस लाइब्रेरी का फिक्स्ड चार्ज क्या है जो पहले 3 दिन के लिए है, और उस लाइब्रेरी का एक्स्ट्रा चार्ज जो कि पर डे के हिसाब से लिया जाता है वो कितना है। तो यहाँ 2 वेरिएबल हमको मिलते हैं। पहला वेरिएबल जो है वो है फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज को हम लोग मान लेते हैं ₹X, ये 3 दिन के लिए फिक्स रहेगा। उसी तरीके से दूसरा वेरिएबल जो है वो हम मान लेते हैं एडिशनल चार्ज पर डे को। तो एडिशनल चार्ज पर डे उसको हम मान लेते हैं ₹Y। तो कितने एक्स्ट्रा दिन सरिता ने किताब अपने पास रखी? 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4, यानी सरिता ने 4 दिन एक्स्ट्रा अपने पास किताब रखी। तो पहले 3 दिन का किराया होता है ₹X
और बाद के 4 दिन का जो किराया होगा, क्योंकि y रुपीस पर डे लगने वाला है, तो बाद के 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y। तो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से सरिता के केस का फिक्स्ड चार्ज है और ये सरिता के केस का जो एडिशनल चार्ज है और ये सरिता ने जो टोटल चार्ज पे किया। तो पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको मिल गया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। उसी तरीके से कविता ने अपने पास किताब रखी 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था। 5 - 3 मतलब 2 दिन कविता ने अपने पास किताब को एक्स्ट्रा रखा। तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो कविता को पे करने हैं वो हो जाएंगे 2y। तो यहां से बिल्कुल पहली कंडीशन की तरह कविता के टोटल चार्जेस हो जाते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो दोनों इक्वेशंस को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x को बड़े आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे ये x जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास बचेगा 4y माइनस 2y और राइट साइड में मेरे पास बचेगा 27 माइनस 21। तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से y मुझे मिल जाता है 3। मैं y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की जगह मैंने लग दिया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे x की भी वैल्यू मिल जाती है जो आती है 15। तो x हमने माना था फिक्स्ड चार्जेस को और y हमने माना था एडिशनल चार्जेस पर डे। तो हमारा आंसर हो जाता है फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹15 एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹3। एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दें तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1। उसी तरह उसी फ्रैक्शन में यदि हम न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1/2। हमें पता करना है कि वो फ्रैक्शन कौन सा है। अब कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम मान लेते हैं न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। तो जो फ्रैक्शन हमको ढूंढना है वो हो जाएगा x/y। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें कि हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं मतलब x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से 1 घटाते हैं मतलब y माइनस 1, तो ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x प्लस 1/y माइनस 1। उसकी वैल्यू हो जाती है 1। सिंप्लीफाई करने पे हमको हमारा पहला लीनियर इक्वेशन मिल जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में हमसे कहा गया था कि न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देना है और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना है, तो उस समय हमारा फ्रैक्शन जो है वो हो जाता है 1/2। तो x/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मुझे मिल जाता है 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ से मुझे दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल जाता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। उससे क्या होगा, माइनस वाई माइनस माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बचता है 2x माइनस x और राइट साइड में बचता है 1 माइनस -2, तो मुझे मिल जाता है x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ 2x है तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू 3 आ जाता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल जाती है जो कि है
5। तो x मुझे मिल गया है 3, y मुझे मिल गया है 5, x था न्यूमरेटर, y था डिनोमिनेटर। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x upon y, which is equal to 3 upon 5।